हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू प्रपोर्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ा है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ टू सैम्पल मीन्स, तो वो हमने ऑलरेडी देखा। इस पे एग्जांपल भी हमने पिछले लेक्चर्स में किया। तो आज दो सैम्पल्स होंगे, दो प्रपोर्शंस होंगे, हमें देखना है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, वो आपस में बराबर। अगर दो पॉपुलेशन में है तो क्यों कोई एट्रीब्यूट हम जब भी हम प्रपोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हमें दो पॉपुलेशंस के एट्रीब्यूट्स को कंपेयर कर, प्रोपोर्शंस को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमें बताना है सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो यहाँ जिस तरह हमने टू मीन्स में लिखा था x1 बार माइनस x2 बार, वो टेस्ट स्टैटिक्स था। यहाँ पे p1 माइनस p2 या p1 एच नॉट नल हाइपोथेसिस जो होगा वो होगा p1 इज इक्वल टू p2 या p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू प्रपोर्शंस। ठीक है, सपोज वी वांट टू कंपेयर टू डिस्टिंक्टिव पॉपुलेशंस। हमें क्या करना है, हमें दो पॉपुलेशंस को कंपेयर करना है विद रेस्पेक्ट टू द प्रिवेलेंस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो से ए कोई एट्रीब्यूट ए है, हमें अब देखना है दो पॉपुलेशंस में हमें देखना है ये बराबर है या इनका प्रपोर्शन दो पॉपुलेशंस में, पॉपुलेशन ए या पॉपुलेशन बी, इनमें बराबर है या नहीं है। कौन सा एट्रीब्यूट ए एमंग देयर मेंबर्स। ठीक है, जो इनमें मेंबर्स है उनमें पॉपुलेशन प्रपोर्शन जो है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। देखो डिफरेंस तो होगी। ठीक है, डिफरेंस सिग्निफिकेंट भी होती है, इनसिग्निफिकेंट भी होती है। इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस वो होती है जो ना होने के बराबर है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस वो होती है जो बहुत बड़ी डिफरेंस होती है और उस वक्त हम कहेंगे कि ये बराबर नहीं है। इनसिग्निफिकेंट में क्या आते हैं, हम बोलते हैं ये बराबर है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, दो पॉपुलेशंस को हमें आपस में कंपेयर करना है और हमें बोलना है जो प्रपोर्शन है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, लेट x1 comma x2 be the number of persons possessing the given attribute A in the random sample of size n1 and size n2 from the two populations respectively. Suppose x1 जो है वो है नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन A है, तो पॉपुलेशन A में जो पहला पॉपुलेशन है उसमें x1 नंबर ऑफ यूनिट्स है, x1 नंबर ऑफ मेंबर्स है, उनको वो क्वालिटी है। ठीक है, तो प्रपोर्शन P1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, x1 डिवाइड बाई n1, है ना, क्योंकि प्रपोर्शन किसके बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पॉपुलेशन में 100 यूनिट्स है तो वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 40 को कोई क्वालिटी है, तो प्रपोर्शन कितना बनेगा, 40 डिवाइड बाई 100, वो हो गया 40%। इसी तरह से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ x1 जो है, x1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जितने भी स्टूडेंट्स नहीं, इंडिविजुअल्स या पर्सनस मेंबर्स हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, x1 मेंबर्स जो है उनका वो क्वालिटी है, कोई एट्रीब्यूट है ए है, फॉर एग्जांपल वो ऑनेस्ट है। ठीक है, तो अगर हम ऑनेस्टी की बात करेंगे कि एक पॉपुलेशन है उसमें x1 नंबर है। ठीक है, x1 कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 60 है। इसी तरह से x2 जो है वो एक नंबर है, वो दूसरे पॉपुलेशन में x2 नंबर है कितने दूसरे पॉपुलेशन में, जो ईमानदारी, जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करें, ईमानदारी की हो, ऑनेस्टी की हो। ठीक है, कोई भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्यूटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, x1 जो है वो नंबर ऑफ पर्सनस पॉसेसिंग द गिवन एट्रीब्यूट A इन पॉपुलेशन 1 एंड x2 इज द नंबर ऑफ पर्सनस पॉसेसिंग द गिवन एट्रीब्यूट इन पॉपुलेशन B, पॉपुलेशन 2। ठीक है, जिनका साइज हमने n1 और n2 निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, दो पॉपुलेशंस थी तो हमने दो सैंपल्स लिए। ठीक है, वहाँ पे क्या हमने x1 नंबर्स जो n1 सैंपल हमने सिलेक्ट किया, वहाँ पे n1 नंबर्स आ गए। ठीक है, सॉरी जो n1 हमने n1 नंबर सेलेक्ट किए सैम्पल साइज में, वहाँ पे x1 नंबर्स की जो वो एट्रीब्यूट फॉलो कर रहे थे। ठीक, और जो x2 है वो n2 सैंपल में फॉलो ये एट्रीब्यूट पॉजेस कर रहे थे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, x1 इज नंबर ऑफ पर्सनस पॉसेसिंग गिवन एट्रीब्यूट इन A एमंग n1। टोटल में कितने थे, n1, x1 जो है वो पहले यूनिट में 1 मीनस पॉपुलेशन 1, n1 मीनस सैंपल 1। ठीक है, n1 सैंपल में से x1 जो मेंबर्स थे उनकी वो पॉजेस कर रहे थे गिवन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो प्रपोर्शन क्या बनेगा, P1 इज इक्वल x1 डिवाइड बाई A। इसी तरह से P2 बनेगा x2 डिवाइड बाई n2। ठीक है,
तो ये दो प्रपोर्शनस हैं बन गए, इसको सैम्पल प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल पी है तो सैम्पल प्रपोर्शन है, पॉपुलेशन पी है तो कैपिटल पी वो से डिनोट करते हैं, वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन कहते हैं। ये P1 एंड P2 आर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। सपोज अगर P1 और P2 पॉपुलेशन प्रपोर्शन है, देन एक्सपेक्टेड ऑफ P1 इज इक्वल टू P1 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P2 इज इक्वल टू P कैपिटल P2, ठीक है। तो सैम्पल प्रपोर्शन अगर हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन होता है, ये ऑलरेडी हमने किया है, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल P, ये हमने देखा था पिछले जब हम सिंगल प्रपोर्शन की बात कर रहे थे। अब हमारा है P1, ये आ जाएगा इसके वगैरह P1, ठीक है। अगर ये P2 है तो ये बनेगा P2, इसी तरह अगर ये P3 है ये बनेगा P3। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 इज इक्वल टू कैपिटल P1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P2 इज इक्वल टू कैपिटल P2। ये एक्सपेक्टेड वाला होता है, यहाँ पे हम इसको अनबायस्ड एस्टिमेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो दो सैंपल्स हमने उठाए दो पॉपुलेशन में से, उनमें से एक प्रपोर्शन आ गया इतना, इसमें से दूसरा प्रपोर्शन इतना आ गया, और ये इनका एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ P1 कितना होगा? वेरिएंस ऑफ P किसके बराबर होता है? PQ डिवाइड बाई N, ठीक है। वेरिएंस ऑफ P होता है PQ डिवाइड बाई N। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे है वेरिएंस ऑफ P1 क्या होगा? P1 Q1 डिवाइड बाई N1। इसके बदले आ जाएगा P1 यहाँ पे P1 होगा, ये होगा Q1, ये होगा N1, ठीक है। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ P2 क्या होगा? P2 Q2 डिवाइड बाई N2, ठीक है। वेरिएंस ऑफ P3 क्या होगा? P3 Q3 N3। वेरिएंस ऑफ PK क्या होगा? PK QK NK, इसी तरह से, ठीक है। Since for large samples P1 and P2 are independent and asymptotically normally distributed। यहाँ पे जो लार्ज सैंपल है तो कोई भी ये ऑलरेडी, क्योंकि पहले जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन होता है ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, तो जब लार्ज सैंपल होगा तो ये एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा है। जब सैंपल साइज ग्रेटर देन है, लार्ज सैंपल है ग्रेटर देन 30 है, तो उस वक्त ये एसिम्प्टोटिकली मीन्स जिसका हम कहते हैं यहाँ पे एसिम्प्टोटिकली मीन्स हम कहते हैं, सपोज अगर कोई वैल्यू निकला फॉर एग्जांपल 7.9333 सो ऑन करके, तो हम एक लिखते हैं 7.93 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इसी को एसिम्प्टोटिकली मीन्स मतलब जितना साइज सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, लगभग, मतलब एसिम्प्टोटिकली मीन्स लगभग। Thus P1 and P2 P1 minus P2 is normally distributed। तो P1 minus P2 जो होगा वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। ये P1 if X1 and X2 are normally distributed random variables, then X1 plus X2 also follows नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, X1 माइनस X2 also follows नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे P1 और P2 फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनकी जो डिफरेंस है वो भी फॉलो करेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन द स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस P1 माइनस P2 इज। तो अब हम इसका स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमें पता है स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी होगा T माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ T। ये T के बराबर है P1 माइनस P2 इंटू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 माइनस P2 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2। ये फॉलो करता है हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, इसको स्टैंडर्ड वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। जब भी आपको किसी वेरिएबल को आपको स्टैंडर्डाइज करना है तो आपको क्या करना है, वो वेरिएबल लेना है माइनस उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करना है, तो वो फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एंड वेरिएंस 1, ठीक है। अंडर नल हाइपोथेसिस H नॉट P1 इज इक्वल टू P2। तो नल हाइपोथेसिस में क्या लिखते हैं हम? वहाँ पे लिखते हैं P1 बराबर होता है P2 के। हम नल हाइपोथेसिस जो होते हैं वहाँ पे जो अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन है तो हम कंसिडर करेंगे जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन 1 है वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन 2 के बराबर है। वी हैव, तो हमें क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 माइनस P2। अब हमें ये वाला चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए और ये वाला वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला निकालूंगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 माइनस P2 किसके बराबर है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P2। ये प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेशन की है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है अगर मेरे पास अलग अलग है इकट्ठे हैं तो मैं इनको अलग अलग सकता हूँ। ये एक्सपेक्टेड ऑफ P1 बराबर होता है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P2, मतलब इनको अलग अलग से एक्सपेक्टेशन दे देंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 इज इक्वल टू कैपिटल P1, ऑलरेडी हमने लिखा है पीछे।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P2 इज इक्वल टू P2 विच इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अंडर एच नॉट क्या है, P1 इज इक्वल टू P2। जब P1 P2 के बराबर है तो इनकी जो डिफरेंस है वो 0 होगी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 माइनस P2 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। जिस तरह सैम्पल में निकाला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, वो 0 के बराबर आता था। ठीक है, अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हमें वेरिएंस की जरूरत पड़ती है पहले। नाउ वेरिएंस ऑफ P1 माइनस P2 किसके बराबर है, वेरिएंस ऑफ P1 प्लस वेरिएंस ऑफ P2। यहाँ पे आ जाता प्लस माइनस कोवेरिएंस ऑफ P1 P2। क्योंकि ये P1 और P2 इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस टर्म वहाँ पे खत्म हो जाती है। हम यहाँ पे सीधे 0 नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है द कोवेरिएंस टर्म वैनिशेस इफ P1 एंड P2 आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि ये P1 और P2 जो है वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस फॉर आर सैंपल्स P1 एंड P2 आर इंडिपेंडेंट एंड एसिम्प्टोटिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो P1 और P2 है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि P1 पॉपुलेशन A से है, P2 पॉपुलेशन B से है या सेकंड पॉपुलेशन से है। तो वेरिएंस ऑफ P1 माइनस P2 किसके बराबर होगा, वो होगा वेरिएंस ऑफ P1 किसके बराबर है, वेरिएंस ऑफ P1 है P1 Q1 डिवाइड बाई N1। यहाँ पे निकाला है ऑलरेडी। वेरिएंस ऑफ P2 किसके बराबर है, P2 Q2 डिवाइड बाई N2। ठीक है, अब आप देख लीजिए अंडर एच नॉट, बट अंडर एच नॉट P1 इज इक्वल टू P2। हम जो नल हाइपोथेसिस लिखते हैं वहाँ पे हम लिखते हैं P1 इज इक्वल टू P2। वो किसी वैल्यू के बराबर होगा, P के बराबर, मतलब दोनों एक ही वैल्यू के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ P1 इज इक्वल टू 0.9, P2 इज इक्वल टू 0.9, तो हम P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 0.9 लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये वाला हम इसको लिखेंगे P। तो इस यही मैंने लिखा, P1 जब बराबर है P2 के, हम इसको लिखेंगे ये सपोज P है। इसी तरह Q1 Q2 के बराबर, जब P1 P2 के बराबर होगा Q1 ऑटोमेटिकली Q2 के बराबर होता है, क्योंकि P1 प्लस Q1 होता है बराबर 1 के बराबर, P2 प्लस Q2 होता है बराबर। जब P1 होगा P2 के बराबर, ऑटोमेटिकली Q1 होगा Q2 के बराबर, तो उसको हम Q लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा P1 Q1, ये होगा PQ डिवाइड बाई N1, ये होगा P2 PQ डिवाइड बाई N2। P2 जो होगा वो P के बराबर है, P1 भी P के बराबर है, तो P के बाहर आ जाएगा, दोनों में है, दोनों टर्म ये बन जाएगा 1/N1 1/N2। तो ये बन गया वेरिएंस ऑफ P1 माइनस P2। तो स्टैंडर्ड एरर क्या बनेगा, इसका रूट हो जाएगा, तो ये बनेगा PQ इंटू 1/N1 प्लस 1/N2। ठीक है, तो ये अब हमें स्टैंडर्ड एरर भी आ गया और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। स्टैंडर्ड एरर किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ PQ इंटू 1/N1 प्लस 1/N2। तो हम अब Z वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, किसमें, Z वैल्यू में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम सबस्टिट्यूट करेंगे। जब हम सबस्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है सबस्टिट्यूट करके, हैंस under H naught P1 is equal to P2, the test statistics for difference of two proportions becomes Z is equal to P1 minus P2 divided by माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू था वो बन गया 0। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2 किसके बराबर है, PQ 1/N1 प्लस 1/N2। फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 and 1। इफ P इज अननोन, सपोज जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन है, ये सैम्पल प्रपोर्शन है, ये सैम्पल प्रपोर्शन है, ये प्रपोर्शन 1 है, ये प्रपोर्शन 2 है, ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन है। ठीक है, अगर ये गिवन नहीं दिया गया तो हमें इसको एस्टिमेट करना है। अगर हमें P मिल गया, Q हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर Q मिल गया, हम आराम से P निकाल सकते हैं, क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो हमें चाहिए ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये तो सैम्पल में ही मिलेगा, ये भी सैम्पल में मिलेगा, ये भी सैम्पल में मिलेगा। ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो ये हमें या तो देना चाहिए, तो या हमें एस्टिमेट करना है इसको। अगर ये दिया गया है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। अगर ये गिवन नहीं दिया गया है तो हम इसको एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, इफ P इज अननोन, अगर P जो है वो अननोन है, देन इट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम सैम्पल प्रपोर्शंस बाय द फार्मूला। तो हम इसको फार्मूला से एस्टिमेट करेंगे। इसका कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू हो, P एस्टिमेट इज इक्वल टू N1 P1 प्लस N2 P2 डिवाइड बाई N1 N2। तो ये होता है इस फार्मूला के बराबर, N1 P1 प्लस N2 P2। ये इसका अनबायस्ड एस्टिमेट होता है। अगर आप इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे तो ये वो बराबर आ जाता है P के बराबर। इस वजह से यहाँ पे वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है, अगर P जिस तरह आप x बार म्यू निकाले थे x बार, वहाँ पे होता है N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइड बाई x1 N1 प्लस N2। इसी तरह से यहाँ पे x बार के बदले P है, P1 P2। ठीक है,
ये तो या आप अगर आप ऐसे लिखोगे या इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये किसके बराबर है, ये है n1 किसके बराबर, p1 किसके बराबर है, p1 है किसके बराबर है, यहाँ पे आपने देखा होगा, अभी हमने लिखा है यहाँ पे p1 इज इक्वल टू x1 डिवाइड बाई n1, p2 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई n2। ठीक, यही वाला, यही इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, n1 इंटू p1 के बदले क्या आएगा, p1 के बदले आएगा x1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 इंटू x2 डिवाइड बाई n2 होल डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो n1 n1 कैंसिल हो जाएगा, n2 n2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, where x1 is number of persons who are having given attribute in population 1 and x2 is number of persons who are having given attribute in population 2 and 1 is sample size 1 and 2 is sample size 2। तो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे हम इसको p को एस्टिमेट कर सकते हैं और फिर बाद में हम टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें एग्जांपल करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।